गुड मॉर्निंग। आज मैं यूनिट 5 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यूनिट 5 के अंदर दो चैप्टर है, एक है सिंथेटिक डाइस और एक सिंथेटिक पॉलीमर। तो सबसे पहले हम सिंथेटिक डाइस के 5 क्वेश्चन ले रहे हैं और फिर सिंथेटिक पॉलीमर के 5 क्वेश्चन लेंगे, यानी टोटल मिला के यूनिट 5 के 10 क्वेश्चन हम लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सफेदी चमकाने वाले पदार्थ अथवा प्रकाशीय विरंजक, यानी हम वो कहेगा फ्लोरोसेंट, ब्राइटनिंग एजेंट और ऑप्टिकल ब्लीच क्या होते हैं। तो हम जानते हैं बाजार से, जैसे रानी पाल, टिनोपाल नाम से आता है। हम इसको जब कपड़े को जब इसमें भिगोते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है, वो सफेद उसका कलर आ जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है सफेद कपड़े लगातार धुलते धुलते पीले पड़ जाते हैं। ऐसे में हम इसको प्रकाश विरंजक में यानी कि ऑप्टिकल ब्लीच में इसको डुबो देते हैं, उसके सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। ये क्या करता है, 330, जैसे रानी पाल टिनोपाल है तो ये 330 390 nm पर अवशोषण दर्शाता है, जिसका पूरक रंग क्या होता है, नीला होता है। तो पीले का अगर पूरक रंग नीला होगा तो नीला जब कपड़े पर होगा और पहले वो पीला पड़ चुका है तो पीला प्लस नीला क्या हो जाएगा, वो कपड़ा सफेद दिखने लग जाता है। अब दूसरा है मेलेकाइट हरा व क्रिस्टल बैंगनी, यानी मेलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट की तुलना कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, तुलना है, एक तरह से आपस में इनमें समानताएं भी है और एक आध कोई अंतर भी है। तो दोनों जो होते हैं डायरेक्ट डाइज होते हैं, यानी सीधे रंजक होते हैं, यानी उनको सीधे कपड़ों पे इनके सॉल्यूशन में कपड़े को डाला और वो उसको सीधा आपने सुखा दिया तो वो कपड़े पर चढ़ जाते हैं, सीधा रंग जो है वो कपड़े पर चढ़ जाता है। मेलेकाइट ग्रीन जो होता है वो फास्ट होता है, यानी कि फॉर सनलाइट एंड डिटर्जेंट सोप एटसेट्रा के प्रति, यानी कि उसका रंग उड़ जाता है इनके प्रति, किनसे, सनलाइट, डिटर्जेंट आदि से। परंतु क्रिस्टल वायलेट है उसका नहीं होता, यानी कि वो फास्ट नहीं होता है इनके प्रति। फास्ट मतलब रंग उड़ना एक तरह से। सेल टिश्यूज को रंगने में इनको उपयोग में लाते हैं, सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में इन दोनों को उपयोग में लाते हैं। क्रिस्टल वायलेट जो है वो टाइपराइटर का इंक पैड रिबन को रंगने में उपयोग में लिया जाता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो वेट रंजक और अंतर्निहित रंजक, यानी आपसे पूछा जाएगा वेट और इन ग्रेन डाइज क्या होते हैं। तो ये वेट रंजक तो ये होते हैं, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर डाइज जो है, और यहाँ पर हमने लिखा डाइज ये रंगीन है, यानी कुछ डाइज जो है वो होती तो रंगीन है, माना है तो वो रंग, उस पर रंग होता है डाइज, लेकिन वो जल में इनसॉल्युबल है। तो अगर मान लो मेरे को कपड़े को इस पर्टिकुलर रंग का रंगना है तो फिर मैं उसको कैसे उपयोग में लाऊंगा, जैसे हमने इंडिगो नीला भी लिया है तो हम उसको कैसे उपयोग में लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उस डाइज को अपचयित कर लेते हैं। तो यानी कुछ डाइज जो है वो जल में तो अविलय होती है, लेकिन जब उसका रिडक्शन किया जाता है तो वो कलरलेस हो जाती है, लेकिन वो जल में विलय होती है। तो आपने क्या करा, डाइज को पहले लिया, उसका रिडक्शन करा, वो क्या हो गई, कलरलेस हो गई, रंगहीन हो गई, लेकिन वो जल में विलय हो गई। जब विलय हो गई, अब आपने कपड़े को यहाँ डाल दिया, यानी इस अवस्था में कपड़े को डाल दिया, क्योंकि वो जल में विलय है तो कपड़े पर वो रंग आ गया। तो अब उसका ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, तो फिर वो वापस से क्या आ जाएगा, उसका रंगीन यानी कलर आ जाएगा। जैसे इंडिगो नीला जो है वो अपचयन करने पर क्या होता है, वो कलरलेस हो जाता है, यानी इंडिगो श्वेत में बदल जाता है जो जल में विलय है। और आपने कपड़े को इसमें यूज कर लिया, अब आप वापस से उसका ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, वो नीले में परिवर्तित हो जाएगा। अब आता है अंतर्निहित, ये जो अंतर्निहित या इनग्रेन जो आप लेते हो डाइज, वो कौन से होते हैं। तो अब है कि इसमें क्या करते हैं हम, रेशे पर ही, यानी जो फाइबर है कपड़े पर ही या धागे पर ही हम रिएक्शन करवाते हैं। कैसे रिएक्शन कराते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक क्रिया कारक में उसको डुबो लेते हैं, यानी एक रिएक्टेंट में। जैसे हमने कहा, हमने मान लो फिनॉल में डुबो दिया, अब उस पर फिनॉल जुड़ जाता है, यानी कपड़े पर कौन सा जुड़ गया, फिनॉल जुड़ गया, ये फिनॉल जुड़ गया। अब हम उसको दूसरे क्रिया कारक जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में हमने डुबो लिया, तो अब उस पर फिर वो पूरा की पूरा एक रंजक का निर्माण होता है, यानी ये यहाँ से निकला, ये H यहाँ से, तो HCl निकला, तो ये आपके बन गया, ये रंजक हो गया। तो अब ये कपड़े पर ये कलर इसका आ जाता है। यानी पहले हमने एक क्रिया कारक में डुबोया, यानी हम कपड़े पर ही रिएक्शन करवा रहे हैं। पहले एक में डुबोया जिससे वो एक रिएक्टेंट जुड़ गया, फिर दूसरे में डुबोया जिससे दूसरा रिएक्टेंट उसके साथ रिएक्शन कर लेता है पहले क्रिया कारक के साथ। अब आता है मोडेंट डाइज क्या होते हैं, रंग बंधक या मोडेंट रंजक क्या होते हैं। अब यहाँ लिखा है मैंने, कुछ रंजकों का रेशो के प्रति आकर्षण कम होता है, मतलब कुछ जो डाइज होते हैं, जनरली डाइज में प्रॉब्लम रहती है तो उनके प्रति आकर्षण कम होता है, अतः रेशो का मॉडरेशन आवश्यक है या संवर्धन आवश्यक है। इस स्थिति में मॉडरेंट का उपयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, धातु के लवण होते हैं, धातु लवणों का विलयन है। आपने धातु लवण, जैसे आपने क्रोमियम, आयरन, ये इस तरह के ले लिए, आपने धातु लवण के विलयन में इसको डाल दिया, आपने धातु लवण के विलयन में कपड़े को डाल दिया।
अब आप क्या करते हो, रंजक का उपयोग इसके बाद करते हो। जब रंजक का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, रंजक इसके लिए क्या किसका काम करने लग जाता है, लिगेंड का काम करने लग जाता है। तो हमें पता है लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध। एक तरह से पहले हमने इसी तरह का हो गया कि यानी हमने अभिक्रियाएं जो है वो किसके ऊपर करवा दी, कपड़े पर ही करवा दी, या जो हमने फाइबर लिया उसी पर करवा दी। तो हमने क्या करा, पहले उसको मॉर्डेंट में डुबोया, मॉर्डेंट मतलब धातु लवणों के विलयन में, जैसे ये उसमें पर्टिकुलर कलर आ गया जिसको हम लेक भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उसको रंजक में डुबो दिया। तो जो कलर होता है वो इस मेटल आयन पर ही डिपेंड करता है, इसको लेक भी कहते हैं। तो धातु के साथ ये उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो धातु और ये जो लिगेंड के बीच में या डाइज के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है वो कपड़े की सतह पर बनता है। अब एक आता है विट सिद्धांत। क्या है ये भी ये क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। क्रोमोफोर क्या होते हैं, यानी वो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। वैसे ये था कि आपके यूवी विजिबल में था, जो यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब करने के लिए उत्तरदायी है, उनके विकिरण को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ सिद्धांत विट थ्योरी के अनुसार क्या हो गया, क्रोमोफोर जो रंग के लिए उत्तरदायी है। अब ये दो तरीके से हमने लिया है, स्वतंत्र और आश्रित। तो स्वतंत्र में तो हुआ जो जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो किसी अणु में ये दोनों ग्रुप है जो है जो ऑक्सी, तो वो अपने आप में ही रंगीन होगा, कलर्ड होगा। लेकिन आश्रित क्रोमोफोर क्या होते हैं, अब जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल अकेला कलर नहीं दे सकता। अगर मान लो किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो अभी हल्का पीला हो गया। ऐसे ये सी डबल बॉन्ड सी, ये भी क्रोमोफोर होते हैं। क्रोमोफोर हमने पहले बताया हुआ है आपको, सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ रखा होगा इसको। तो ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्रोमोफोर है। लेकिन n बराबर 0 1 2 3 है तो ये रंगहीन है। लेकिन अगर बढ़ गए संख्या तो फिर ये रंगीन हो जाएगा। तो ये आश्रित क्रोमोफोर हो गए और ये स्वतंत्र हो गए। अब आता है ऑक्सोक्रोम। क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम? क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम? यानी वह क्रियात्मक समूह होते हैं या वह फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो स्वयं तो रंग नहीं देते, लेकिन वो जब क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे ये हमने लिया, अब ये एजोबेंजीन लिया। एजोबेंजीन में ये तो हो गया ऑक्सोक्रोम, OH, ये OH NH2 NR2 इस तरह के। लेकिन ये जो हो गए आपके कौन से, ये NN जो है, ये NN या CC, ये क्रोमोफोर हो गए। तो ये क्रोमोफोर हो गए और यहाँ इस पे ऑक्सोक्रोम हो गए। तो इसका मतलब अब ऑक्सोक्रोम के यहाँ दो काम होते हैं। एक तो ऑक्सोक्रोम क्या करता है, इस रंग की तीव्रता को बढ़ाता है, साथ ही ये एक सेंटर का काम करता है जो फाइबर के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए, सक्रिय केंद्र का काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसी के अंदर क्रोमोजन क्या होते हैं। तो क्रोमोजन सीधा सा है, क्रोमोजन क्या होते हैं, जो क्रोमोजन जो क्रोमोफोर समूह को रखते हैं, यानी ये क्रोमोजन है। क्रोमोजन यानी जो क्रोमोफोर समूह को उत्पन्न करते हैं या क्रोमोफोर समूह को रखते हैं। अब ये क्रोमोजन है एजोबेंजीन, इसमें ये NN एजो बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो क्रोमोफोर का काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसी सिद्धांत के अंदर है ये सब कुछ। रंजक जो होता है, रंजक फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे ऑक्सोक्रोम धारण किया गया क्रोमोजन, यानी ये क्रोमोजन हुआ, इसमें ऑक्सोक्रोम भी साथ में है जो रंग की तीव्रता को बढ़ाता है और फाइबर से अटैच होने के लिए एक्टिव सेंटर का काम करता है। अब आपसे ये एक छठा क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, जो है आपके पॉलीमर से रिलेटेड। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है? थर्मोसेटिंग को रेजिन भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल से अंतर है, आपको याद रखने हैं। जो हम नॉर्मल जो हम कहते हैं सॉफ्ट होते हैं, कम भंगुर होते हैं, तो ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब हो गया ब्रिटल कैरेक्टर के होते हैं। गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं नई संरचना में, इसलिए इनको ढाला जा सकता है। तो जैसे नायलॉन PVC ये पिघल जाते हैं और इनको आप नई संरचना में बना सकते हैं। इसका मतलब ये पुनः चक्रीकृत होते, रिसाइकलाइज होते। लेकिन ये दोनों ही नहीं होते। गर्म करने पर तो कई बार ये जल भी जाते हैं। सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ये सामान्य में नहीं होते। आप स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले लो तो उसमें हो जाएंगे। मुख्यतः ये रेखिक होते हैं यानी लीनियर होते हैं, लेकिन ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ये जो होते हैं योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रम द्वारा बनते हैं, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा। जबकि ये किससे बनते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रम द्वारा बनते हैं, जिसमें बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन एटसेट्रा आते हैं। इसी तरह से एक और अंतर पूछा जा सकता है, श्रृंखला वृद्धि, यह योगात्मक बहुलीकरण और पद वृद्धि या संघनन बहुलीकरण क्या होते हैं। तो पहले तो आपको योगात्मक बहुलीकरण बहुत सिंपल सा पता होना चाहिए कि यानी जब मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं, एकलक आपस में कंबाइंड होते हैं। जैसे आपने लिया इथीन लिया, अब इससे क्या बना, ये एकलक हुआ, ये एकलक हुआ यानी मोनोमर हुआ, और इससे क्या बना, बहुलक बना, और क्या बना, वो पॉलीथीन बना। अब आपने जब ये लिया तो इसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस नहीं निकला, तो वही की वही जो इसका टोटल का अणुभार होगा
या टोटल का मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो यानी ये तो कहलाएगा क्या, ये योगात्मक बहुलीकरण। यदि इसमें अगर मान लो बहुलीकरण के दौरान कोई समूह निकल जाता है तो यानी अब जो पॉलीमर का वेट होगा वो मोनोमर की तुलना में कुछ कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। श्रृंखला, ये जो योगात्मक बहुलीकरण है ये श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहलाते हैं। श्रृंखला वृद्धि का क्या मतलब होता है, जैसे आपने मान लो इसकी मैकेनिज्म ली, हमको ये पहले पता है कि ये श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद है, तो आर ओ डॉट ये मुक्त मूलक बन गया। मुक्त मूलक एल्कीन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, ये आगे जुड़ गया इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका एक इधर गया। अब ये आगे से आगे एल्कीन से जुड़ता जाएगा तो ये पॉलीथीन बन जाएगा। तो ये हो गया श्रृंखला वृद्धि। जबकि पद वृद्धि में क्या होता है, ए बी आपस में कंबाइन हुआ और सी डी कंबाइन हुआ तो एसी बना। अब ये एसी आगे से आगे जुड़ता जाएगा, यानी मान लो अगर ये मुख्य है उत्पाद, मुख्य यानी मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, तो आपके ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये आगे से आगे जुड़ता जाएगा। जैसे पॉलीएमाइड का हमने एग्जांपल है नायलॉन 66, नायलॉन 6, आपको ये देखना है इसमें। अब आता है आपके 8वां नंबर क्वेश्चन, मोनोमर एकलक बताना है इनका। ये सिंपल सा है, ये पूछा जा सकता है नायलॉन 66 में कौन सा होगा, एडीपी अम्ल है, हेक्सामेथिलीन डायमीन। नायलॉन 6 में क्या होगा, ओमेगा कैप्रोलैक्टम। पेरलॉन यू में क्या होगा, यूरिथेन। बेकेलाइट किससे बनता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से। डेक्रोन, टेरलिन या माइलर, ये नाम अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो ये बनता है एथिलीन ग्लाइकोल या टर्थेलिक एसिड। ये पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल है और ये दोनों पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है संश्लेषित रंजक, रंजक नहीं है ये रबड़, इसमें मेरे को करना था संश्लेषित रबड़। रबड़ यहाँ मैंने लिख भी रखा है, रबड़ या आप कह सकते हो, और यहाँ पर आप कौन सा कह सकते हो, नेचुरल रबड़ आप लिख सकते हो, यानी कि प्राकृतिक रबड़। इन दोनों में क्या अंतर है, तो अब ये पहले हम प्राकृतिक रबड़ जो हमें पता है ये एक पर्टिकुलर तरह के ट्री से मिलता है, जो इसमें पॉली आइसोप्रीन होता है, वो पॉली आइसोप्रीन है। हैवियर रबड़ भी इसको कहा जाता है, यानी अगर सिस फॉर्म में अंदर है तो ये प्राकृतिक रबड़ होगा, और अगर वो ट्रांसफॉर्म के अंदर, अगर ये आपस में अटैच ट्रांसफॉर्म के अंदर है तो उसे गट्टा पर्चा कहते हैं। पॉली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये होता है, ये पॉली आइसोप्रीन का बनता है जो नेचुरली अकरिंग है, हमको जो रबड़ के पेड़ से हमको प्राप्त होता है। तो अगर हम कहते हैं वो सिस फॉर्म के अंदर है तो वो हैवियर रबड़, ये तो सिस फॉर्म। अगर यदि हमने उसको ट्रांसफॉर्म में लिया है तो ये क्या हो जाएगा, अगर उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म के अंदर है तो उसे गट्टा पर्चा कहा जाता है। अब संश्लेषित जो हम लैब के अंदर बनाते हैं, यानी ये तो नेचुरली मिलते हैं और ये लैब के अंदर, तो जैसे आता है पॉलीक्लोरोप्रीन, तो यहाँ CH3 की जगह Cl आ गया। GRA पर ब्यूनेन, बुना एन या रबड़ एक्रिलोनाइट्राइल, ये ध्यान रखना है, अलग अलग नाम से कोई भी पूछा जा सकता है। तो हमको क्या करना है, ये बुना एन, इस नाम से ही पता लग जाता है, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल 2:1 में लेते हैं। ये GRS है, रबड़ भी कहते हैं इसको, GRS रबड़। बुना एस या रबड़ स्टाइरिन, एस स्टाइरिन के लिए, एन एक्रिलोनाइट्राइल के लिए, तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन 3:1 में लिया जाता है। और लास्ट हमारा आता है जिगलर नाटा या उपसहसंयोजक बहुलीकरण क्या होता है, जिगलर नाटा या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ट्राइएथिल एल्युमिनियम और ट्राइएथाइल एल्युमिनियम और TiCl4 ये होते हैं जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक, जो हम इसको काम में लेते हैं। होता क्या है, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा हमने एक एग्जाम्पल पॉलीथीन का ही हम मेनली एग्जाम्पल ले रहे हैं, एथीन लिया हमने, और हमने RO जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, जो हमने पहले कहा था कि ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट गया या गर्म करने पर टूट गया, परऑक्साइड जो है ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। अब ये क्या करेगा, ये इथीन के साथ, यानी श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद, ये इथीन के साथ कंबाइन हुआ, इसके ऊपर एक आ गया फिर रेडिकल, फिर इथीन वापस से कंबाइन हुआ, तो ये आगे से आगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये आपके हो गया ना 1 2 3 4, अब इस पर आ गया डॉट, आगे से आगे चलता जाएगा। कई बार क्या होता है, होना तो ये चाहिए कि आपको रेखिक मिलना चाहिए, यानी इस तरह से कंटिन्यूएशन पे होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है, कई बार जो है, मान लो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है CH2 डॉट, अब ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेता है, हाइड्रोजन को ले लेता है, तो अब आपके यहाँ पर आ गया डॉट। यहाँ से जब लिया उसने, एक बार मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, ये जैसे अगर मान लो इसने यहाँ से लिया तो CH2 होना क्या चाहिए था, कंटिन्यूएशन पे, यहाँ आगे से आगे रेडिकल चलना चाहिए था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, यहाँ से ले लिया एक हाइड्रोजन, तो ये तो यहाँ श्रृंखला बंद हो गई, और यहाँ से अब श्रृंखला शुरू हो जाएगी, तो ये श्रृंखला शुरू हो गई। तो इस तरह से अब हमें जो वांछित मिलना चाहिए था रेखिक पॉलीथीन, वो नहीं मिल रहा, बल्कि हमें ब्रांच पॉलीमर
मिलने लग जाता है। तो ये जो क्या होते हैं जिगलर नाटा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। ये इसके ऊपर सक्रिय केंद्र होते हैं जिस पर इथीन आता है, और ये जो जिगलर नाटा का TiCl ट्राईथाइल एल्युमिनियम लिया है ना हमने, तो यहाँ पर ही आ जाता है। तो ये क्या होता है, अब इसके ऊपर आके जुड़ जाता है और कंटिन्यूएशन पे आगे से आगे जुड़ता जाता है। ये रिक्त उपसेच संख्या या रिक्त केंद्र यहाँ पर रह जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें वांछित जो हमारा रेखिक है लीनियर पॉलीमर है वो प्राप्त हो जाता है। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन लास्ट यूनिट के करवा दिए। मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि आपको स्वयं को इन्हें प्रैक्टिस में करना होगा। ये कोई आवश्यक नहीं है आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आए, ये तो केवल एक आपको एक तरह से जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आपको करवाए क्वेश्चन। आपको वास्तव में अपने जो आपको कोर्सेज करवाए हैं, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, उसके आधार पर ही अपनी तैयारी रखें और अपनी किताब को भी आप ढंग से पढ़ें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।